नमस्कार बच्चों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या विशेषताएं रही आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यहाँ से जो है छोटा प्रश्न आर्थिक उपलब्धियां या फिर सामाजिक विशेषताएं करके आ सकता है, या एक एक लाइन के जो प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में भी मैं छोटी छोटी बीच में बातें बताता रहूँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक उपलब्धियों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत कृषि व्यवस्था थी, पशुपालन, उद्योग धंधे, आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। नए साक्ष्यों के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि अब घोड़े से भी परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्योंकि सुरकोटड़ा और रणघुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ एसआर राव ने रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां जो हैं एसआर राव को मिली हैं। इसी तरह से जो है सरस्वती नदी के किनारे यानी घग्गर नदी के किनारे जो क्षेत्र रहे हैं उनके पास भी घोड़े की हड्डियां अब मिली हैं। इसका मतलब घोड़े से परिचित थे। तो छोटा प्रश्न आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो आप जो है घोड़े से परिचित थे ये बात बताएंगे। और साथ साथ में घोड़े के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटड़ा और रणघुंडई से। छोटे प्रश्नों में काम आता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, तो रंगपुर और लोथल से। एसआर राव के अनुसार ये सब है। अब कृषि व्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हमने पढ़ा कि हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले। और जो बड़े बड़े अन्नागार ये संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन जो है वो भंडारण किया करते थे और बहुत अच्छी मात्रा में उगाया करते होंगे। ये जैसे गेहूं है, जौ हैं, ये मुख्य खाद्यान्न था गेहूं और जौ। इसके अलावा मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, इन सब का भी उत्पादन होता था। कपास, खजूर, तिल, चावल आदि का भी उत्पादन इस समय होता था। और पूछा जाता है कि हल जो है लकड़ी का हल हुआ करता था। यहाँ लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसीलिए जो एक स्थल हड़प्पा से भी पहले का प्राक हड़प्पा कालीन जो स्थल कालीबंगा मिला है घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे, वहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, दोहरी फसल के प्रमाण मिले। एक आड़ी और एक तिरछी। तो कहने का मतलब दोहरे जुते हुए खेतों के यहाँ जो है ये लकड़ी का हल हुआ करता था। और फसल काटने के लिए तांबे की दांती यानी हांसिया या फिर कोई पत्थर का उपयोग किया जाता रहा। तो कृषि व्यवस्था बहुत उन्नत थी यहाँ की। उद्योग की बात करें तो उद्योगों में भी यहाँ पे तांबे और कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ बहुत मिली हैं। तांबे के उपकरण, मछली पकड़ने के कांटे, आरियाँ, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र और बर्तन आदि मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से मिली है। बैल की, कुत्ते की, पक्षियों की आकृतियाँ, कलाकृतियाँ भी मिली हैं। इसका मतलब धातु उद्योग बहुत अच्छा था यहाँ पे। उद्योगों में जो है धातु उद्योग बहुत विकसित था। मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे, उससे परिचित थे मिट्टी के बर्तन से या मिट्टी की मूर्तियों से। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी बहुत अच्छी थी। मनके बनाने का कारखाना आप जानते हैं कि लोथल और चन्हूदड़ो से मिला है। तो मनके आभूषण बनाने का कारखाना लोथल और चन्हूदड़ो से मिला है। ये बात छोटे प्रश्नों में आ सकती है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ था। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर भी रहा है चन्हूदड़ो, और लोथल में तो बंदरगाह था, व्यापार भी होता था। इसके अलावा यहाँ मनके सोने, चांदी, तांबे और पीली मिट्टी, सेलखेड़ी, कीमती पत्थर आदि इससे बने होते थे मनके। इस सभ्यता में 2500 मोहरें मिली हैं। मोहर ही इस सभ्यता को जानने का साधन है। और मोहरें जो हैं अधिकांशतः सेलखेड़ी यानी जिप्सम की बनी हुई होती थी। इन पर एक सींग वाले बैल, किसी पशु का यानी बैल का, बाघ का, हाथी का, सांड का, गैंडे का, ये जो है चित्र साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो इन सब जानवरों से परिचित रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन की बात चल रही है। वस्त्र उद्योग भी यहाँ बहुत अच्छा था। जैसे कपास के प्रमाण मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिले हैं, आप जानते हैं। वहाँ से जो है कताई बुनाई के तकलियाँ और तकुए भी मिले हैं। तो ये सारी बात जो है उद्योग धंधों की थी।
व्यापार और वाणिज्य की बात करें आर्थिक क्षेत्र में, तो व्यापार और वाणिज्य जो है हमें आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। जैसे तांबा जो था यहाँ पे, तांबे के जो आभूषण वगैरह या तांबे से बर्तन बनाए जाते थे, उसमें टिन मिला करके कांसा बना करके जो है कांसे के बर्तन वगैरह, उसके लिए जो तांबा था वो गणेश्वर सभ्यता से आता था। सोना जो है मैसूर की खान से आता था। बच्चों, आप जानते हैं कि मैसूर यानी कर्नाटक में आज भी सोने की खान, हट्टी और जो है कोलार की खानें आज भी विद्यमान हैं। तो जो है सोना मैसूर से आता था, चांदी ईरान से और अफ़गानिस्तान से आता था, टिन अफ़गानिस्तान से आता था। मनकों के जो मनके थे उनके लिए जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। कहीं कहीं जो है मेसोपोटामिया से संबंध होने का भी यहाँ साक्ष्य मिले हैं कि विदेशी सभ्यता, विदेशी व्यापार भी होता था। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे इस सभ्यता के। इसकी जानकारी मेसोपोटामिया का एक अभिलेख मिला है, मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है जहाँ सिंधु लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये छोटे प्रश्नों के लिए काम का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है और ये मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से मिला है। तो आपका प्रश्न यूँ भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया से मिले अभिलेख में सिंधु वासियों को क्या शब्द से जो है जाना गया है, तो मेलुहा के लिए जाना गया है, याद रखना चाहिए। मेसोपोटामिया से, ये भी छोटा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसकी कितनी मोहरें मिली, तो मेसोपोटामिया से 24 मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। लोथल से भी एक बटन के आकार की मोहर मिली है, लोथल में बंदरगाह था तो वहाँ से भी मिली है, विदेशी व्यापार होने के संकेत मिल रहे हैं बंदरगाह से भी। ऐसी मोहरें जो है बहरीन, फारस और मेसोपोटामिया वगैरह से भी मिली है, तो इसका मतलब विदेशों से व्यापार होता था। और व्यापार जो होता था वो कोई वहाँ सिक्के या मुद्रा तो होती नहीं थी, एक वस्तु के को दे करके दूसरी वस्तु ली जाती थी, यानी वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम से होता था। मापतौल भी यहाँ जो है होता था, मापतौल से परिचित थे। बाट जो है घनाकार और गोलाकार वगैरह हुआ करते थे और 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 मतलब इस तरह से 16 के अनुपात में हुआ करते थे। तो ये आर्थिक जीवन था। आर्थिक जीवन में आप कृषि, उद्योग और व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में बताएंगे, 3 पॉइंट बताएंगे। तो वहाँ आपका जो है जो लघुत्रात्मक जो प्रश्न आता है, निबंधात्मक या लघुत्रात्मक, उनमें आपके लिए काम का हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ बनता है कि सामाजिक जीवन की विशेषताएं क्या थी, इसके सामाजिक जीवन को बताओ। तो सिंधु घाटी समाज में कैसे लोग रहते थे उसके बारे में आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें उस समय के समाज की भी जानकारी मिलती है। उस समय एक शासक वर्ग होता था महत्वपूर्ण, इसके अलावा कर्मचारी होते थे, सामान्य वर्ग होता था, श्रमिक होते थे, कृषक होते थे। जो शासक और उनके जो कर्मचारी होते थे वो दुर्ग गढ़ी टीले में रहते थे, यानी जिस टीले, पश्चिमी टीले की तरफ दुर्ग था वहाँ रहते थे, और अन्य वर्ग जो है वो दूसरा पूर्वी टीला यानी नगर टीले की तरफ रहते थे। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार थी, आज भी परिवार है, तो सामाजिक इकाई सबसे छोटी इकाई परिवार थी। क्योंकि मातृदेवी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत मिली हैं यहाँ से, इसीलिए ये सभ्यता माना जाता है कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही है। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो है स्त्री और पुरुष जो है दोनों ही आभूषण पहनते थे। मनके द्वारा बने हुए आभूषण काफ़ी प्रसिद्ध थे। हमने पढ़ा कि लोथल और चन्हूदड़ों से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र सिंधु सभ्यता के वाद्य कला से भी रुचि का प्रमाण है कि वो आखेट और संगीत वगैरह जो है उसके बारे में जो है रुचि रखते थे। तो आप जब सामाजिक जीवन के बारे में आपसे पूछे छोटा प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए कि हम वहाँ के समाज की बात करें कि वहाँ लोग रहन सहन कैसा था, कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसी सभ्यता थी, और वो आभूषण कैसे पहनते थे, और साथ साथ में वाद्य कला या उनके शौक़ क्या थे, ये सामाजिक जीवन में आपको बताना है। छोटा सा प्रश्न सामाजिक जीवन पे आ सकता है। तो अगले वीडियो में हम जो है धार्मिक और राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट कीजिएगा और तरीका बनाइएगा, और जो है अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा। धन्यवाद।